नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात कर रहे थे पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, अर्थात भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक अनुच्छेद 51 के का तक की बात कर ली है। अर्थात हमने शुरुआत की थी भारत एवं उसके संघराज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 और भाग 1 से। तब से लगातार जो है मैं वीडियो बना रहा हूं और क्रमबद्ध तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो हम लोगों ने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने नागरिकता को पढ़ा अनुच्छेद 11 तक। उसके बाद अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमने पूरी तरीके से फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनकी बात की। और इसके बाद 35 के बाद हम लोग आते हैं 36 से 51। तो 36 से 51 में हमने डीपीएसपी की बात की, अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी भी हमने बात की। और उसके बाद 51 का जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं। ये सारे के सारे वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। उसी के आगे अनुच्छेद 51 के आगे जब हम अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक हम बात करते हैं भाग 5 की। और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक हम यहाँ पर पढ़ते हैं और बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तांत्रिक जहाँ पर शासन है, उनमें दो तरीके की सरकारें हम लोग देखते हैं। एक अध्यक्षात्मक शासन होता है और दूसरा होता है संसदीय शासन। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। और ये संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कई बार एग्जाम में पूछता भी है। तो ये संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के समान है, अर्थात ब्रिटेन से अभिप्रेरित है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन की, तो अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि वहाँ पर पूरी तरीके से कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो उस देश का राष्ट्रपति होता है। अर्थात काफ़ी हद तक जो वहाँ का विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। हम लोग यहाँ ये देखते हैं पूरी तरीके से कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो हैं वो अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति पर निहित होती हैं। लेकिन जब हम संसदात्मक व्यवस्था या संसदीय शासन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो एक तरीके का औपचारिक प्रमुख होता है, जिसे हम संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं। और समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो उस की मंत्रिपरिषद पर निर्भर होती हैं। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जितने भी कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए लोकसभा उत्तरदायी होता है, चूंकि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री अक्सर चुन करके जाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। और मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति पद की, तो ये राष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से लिया गया, तो ये जो पद लिया गया वो लिया गया अमेरिका से। जब हम लोग पढ़ते हैं ना भारतीय संविधान के स्रोत, तो उसमें ये चीज़ आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। लेकिन बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को, वो कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पर एकदम दूर होगा। देखिए, राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्य जो हैं, राष्ट्रपति एक तरीके का औपचारिक प्रमुख होता है। ये औपचारिक प्रमुख होना ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो चूंकि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो होता है वो सम्राट होता है। और सम्राट जो है एक तरह से देखा जाए तो वो जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का वो एक औपचारिक प्रमुख होता है, अर्थात नाम मात्र का प्रधान होता है। सिर्फ एक सम्मानित पद है जो कि बहुत ही काफ़ी समय पहले से ब्रिटेन में लगातार चला आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर इसकी विशेषता ये भी है कि ये जो सम्राट है वो वंशानुगत बनते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो है वो सम्राट सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन सबसे पावरफुल नहीं होता, बल्कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ उसी पर निहित होती हैं। हमारे देश में कुछ हद तक इसी तरीके की व्यवस्था है कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है वो संवैधानिक प्रमुख है। सबसे बड़ा पद जरूर माना जाता है, देश का प्रथम नागरिक उसको माना जाता है। लेकिन जितनी समस्त जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो ज़्यादातर पूरी तरीके से मंत्रिपरिषद पर निहित होती हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन फिर भी हमारे देश में इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इन दोनों देशों की व्यवस्थाओं से फ़र्क है, अर्थात वहाँ से अलग है, अर्थात वहाँ से नकल की गई है। लेकिन फिर भी हमारे देश की जो व्यवस्था है वो अलग है। कैसे अलग है? जैसे अगर हम बात करें कि अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल होता है उस तरीके से हमारे देश का राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता, अर्थात वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, सिर्फ पद लिया गया। अगर हम बात करें ब्रिटेन के सम्राट की, तो जिस तरह से ब्रिटेन का सम्राट नाम मात्र का एकदम शासक होता है, अर्थात
हम ये कहें कि उसके पास एकदम ना के बराबर शक्तियां होती हैं, वो एक सम्मानित पद होता है और वंशानुगत भी होता है, अर्थात राजा का लड़का राजा ही वहां पर बनता है। हालांकि ब्रिटेन में जो समस्त शक्तियां वो प्रधानमंत्री पे निहित होती हैं, लेकिन हमारे देश का जो राजा है, हमारे देश का जो राजा है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो राष्ट्रपति ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ना ही ब्रिटेन के राजा की तरह एकदम बेकार। ऐसा नहीं है, बीच का रास्ता संविधान निर्माताओं ने चुना कि सबसे पावरफुल भी नहीं है और एकदम निकम्मा भी नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि उसके पास शक्तियां ना हो। तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं। हालांकि ये एकदम सत्य बात है कि फिर भी हमारे देश में वास्तविक जो प्रमुख होता है कार्यपालिका का, वो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका शक्ति संबंधी जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको इतनी क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति शब्द या राष्ट्रपति के पद का उल्लेख या राष्ट्रपति के गठन की बात भारतीय संविधान में कहाँ पर की गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 जो है ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कहां पर लिखी गई है? ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 52 में। शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये जो अनुच्छेद 52 है, ये सिर्फ इतना नहीं कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति के गठन की ही बात नहीं करता, बल्कि इसमें एक भाव ये भी छिपा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है। जब हम शैल भी पढ़ते हैं तो शैल भी का मतलब है कि होना ही चाहिए, अर्थात कंपलसरी है। इसका मतलब ये है कि भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा, कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। और हम लोग देखते भी है कि राष्ट्रपति का पद जब कभी भी खत्म होता है, किसी तरह से किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद संभालता है, अर्थात राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। यह बात भी इसी बात से समझी जा सकती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 52 में ये चीज लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 का एक क्या कहता है? अनुच्छेद 53 का एक कहता है, एक तरीके की जो हम कहते हैं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की है, उसको ये दिखाता है। 53 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होंगी, अर्थात संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। हूबहू जो मैं बात बोल रहा हूं यही बात संविधान में लिखी गई है। मैं एक बार दोबारा इसको दोहराता हूं। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह बात कहां पर लिखी गई है? अनुच्छेद 1 अर्थात अनुच्छेद 53 के 1 में लिखी गई है। इस चीज को आप याद रखिए। अर्थात यह जरूर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री, अभी आगे और भी ऐसे कई आर्टिकल आएंगे जो कि ये दिखाएंगे कि वास्तव में प्रधानमंत्री जो है वही वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो इस पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च सेनापति है। तीनों सेनाओं का जो है वो सेनापति होता है और ये क्या कर सकता है? ये कमांड करता है, ये कमांडर होता है एक तरीके का, अर्थात ये आदेश दे सकता है तीनों सेनाओं को। तो ये बात जो कहाँ पर लिखी गई है? ये बात जो है अनुच्छेद 53 के 2 में लिखी गई है। इस चीज को याद रखिए। कमांड करेगा। देखिए एक शब्द होता है ऑर्डर। ऑर्डर माने भी आदेश देना होता है और कमांड माने भी आदेश देना होता है। संविधान में इसके लिए जो हिंदी यूज़ की गई है वो है समादेश, जबकि इसके लिए जो हिंदी यूज़ की जाती है वो आदेश। देखिए आदेश तो कोई भी दे सकता है। अगर हम आदेश की बात करें तो आदेश तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जब कमांड की बात करेंगे तो कमांड वही देगा जो उस
व्यक्ति से जिसको आदेश दिया जा रहा है उससे वो उच्च पद में होगा। अर्थात सीनियर जो है वो अपने जूनियर को कमांड करता है, जबकि ऑर्डर देने की बात जो की जाएगी तो ऑर्डर जो है वो कोई भी किसी को दे सकता है। इस चीज को आप याद रखिए। तो ये बात कहां पर लिखी गई है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति होगा, तीनों सेनाओं का मुखिया होगा। ये बात जो है अनुच्छेद 53 के 2 में लिखी गई है। इस चीज को याद रखिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं या कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में एक चीज तो आप याद रखिए कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखिए यहां निर्वाचित शब्द जरूर आपको याद रखना है। अर्थात संसद के दोनों सदनों की जब बात करेंगे तो चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात एक चीज यहां पर याद रखना कि सिर्फ विधानसभाओं की बात की गई है, विधान परिषदों की नहीं। अर्थात अगर आपसे प्रश्न उल्टा करके ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि लोकसभा के कौन से सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो याद रखना जो 2 एंग्लो इंडियन का निर्वाचन किया जाता है, जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, ये दोनों जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? वो इसलिए नहीं लेते चूंकि यहां हितों का टकराव हो सकता है। हितों का टकराव का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करता है वही अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने लगेंगे तो हितों का टकराव होगा। अर्थात एक तरीके से देखा जाएगा कि पक्षपात जैसी संभावना यहां पर बन सकती है। इस वजह से जो है वो जो एंग्लो इंडियन 2 मनोनीत किए जाते हैं कहां पर? लोकसभा में। और ये बात दोस्तों अगर आपसे पूछ ली जाए कि किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 331 में यह बात लिखी गई है कि 2 जो एंग्लो इंडियन है उनको मनोनीत किया जाएगा। और मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्यों मनोनीत किया जाता है? ताकि इनका उचित प्रतिनिधित्व बना रहे। चूंकि इनकी संख्या देश में है कम, तो अब इनकी देखरेख करने के लिए, इनकी बात सदन तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो चूंकि ये निर्वाचित होकर के नहीं जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था थी। और यही एक कारण था कि संविधान में ये बात रखी गई कि भाई जो निर्वाचित होकर नहीं जा सकते, इनकी संख्या कम है, तो क्यों ना इनका मनोनयन कर दिया जाए। और इसी वजह से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। हालांकि एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि पारित होने वाला 104वां नंबर का था, जहां पर यह बात की गई थी कि जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनका लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और उसी संविधान संशोधन विधेयक में एक चीज और की गई कि जो अनुच्छेद 331 में जो एंग्लो इंडियन के मनोनयन की बात की गई है, इनके आरक्षण को इसी संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अर्थात 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन यह पारित होने वाला 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था। बिल, जो चीज पहले सदन में लाई जाती है उसको बिल बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं, लेकिन जब वो पारित हो जाता है तो उसे फिर हम अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। हालांकि आगे आने वाले चुनाव में ऐसा हो सकता है कि इन ये जो लोग हैं इनका मनोनयन ना हो, बल्कि हो सकता है कि इन सीटों पर निर्वाचन भी किया जा सकता है। वो तो अभी भविष्य की गोद में है, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो समाज सेवा, पत्रकारिता, विज्ञान, कला, साहित्य से संबंधित होते हैं। हालांकि हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेल से रिलेटेड थे, लेकिन उनको भी शामिल किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। विवादित विषय है। बात करते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की। ये तो शामिल होते हैं जितने भी राज्य हैं, अर्थात वर्तमान में जो 28 राज्य हैं,
28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों की में जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं अर्थात जो विधायक हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं। लेकिन विधान परिषदों के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक चीज़ यहाँ पर और बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का काम जो है वो कौन करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का काम पूरा निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हालांकि निर्वाचन में ये लोग शामिल होते हैं, लेकिन निर्वाचन पूरा जो है देखने का काम, निर्वाचन कराने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो देश का जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 17वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि जो दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और जो पांडिचेरी है जिसे पुदुचेरी भी बोलते हैं, इन दोनों संघ शासित प्रदेशों में क्या है, इन दोनों संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। इस चीज़ को आप जानते होंगे। यहाँ विधानसभाएं हैं, तो चूंकि यहाँ विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं के जो सब सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, इनका निर्वाचन होता है। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है। तो ये जो विधायक होते हैं दिल्ली के और पांडिचेरी के, ये लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, अर्थात ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये जो व्यवस्था है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। कब ये अधिनियम कब का था, 1992 का था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। हालांकि इसको अंतः स्थापित कब किया गया, 1995 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। लेकिन ये किस अधिनियम के द्वारा, तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा व्यवस्था की गई। अभी जैसे आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक संघ शासित प्रदेश है, लद्दाख भी एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी पहले, और हालांकि विधानसभा यहाँ रहेगी ऐसी बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी इस विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये लोग भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। हालांकि पहले तो शामिल होते ही थे, लेकिन अब ये संघ शासित प्रदेश की सूची में शामिल हो गया है। तो याद रखना, पांडिचेरी दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले संघ शासित प्रदेशों में शामिल हो जाएगा, और इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही यहां पर शामिल होंगे। इस बात को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, हालांकि वो अभी आगे की बात है। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 54 अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है, अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, अर्थात किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संपन्न कराया जाएगा। इस चीज को आपको देखना है। तो देखते हैं इसको। अनुच्छेद 55 की जब बात करें तो ये बात बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बोले या रीति बोले, बात एक ही है, इसलिए इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। यहाँ क्या होता है, एक चीज यहाँ पर लिखी गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाएगा। और कैसी, इसके साथ साथ और कैसी प्रणाली होगी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। साथ साथ में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष और इसके साथ साथ गुप्त मतदान द्वारा। तो ये कुछ जो टर्म हैं इनको आपको जरूर याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन या पद्धति में, कि एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब क्या है कि जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं अर्थात निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य में एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता लाने के लिए। इसका मतलब क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कि
चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधायक हो, चाहे वो बिहार का विधायक हो, चाहे आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का हो, सारे विधायकों के मतमूल्य जो वोट की वैल्यू हो वो एक जैसी रहनी चाहिए। और इसी को बोला जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात एक जैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो वोट की वैल्यू महाराष्ट्र के विधायक की हो वही वोट की वैल्यू उत्तर प्रदेश के विधायक की भी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। एकल संक्रमणीय की बात करें, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो इसका मतलब है कि वोट जो है वो इन विधायक और सांसदों के द्वारा वरीयता क्रम में दिए जाएंगे। सपोज करिए अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 लोग शामिल हैं, उम्मीदवार 2 हैं, तो ऐसी स्थिति में जब एक सांसद वोटिंग करने जाएगा तो प्रेफरेंस वरीयता क्रम में वो दोनों को वोट देगा, अर्थात एक को फर्स्ट वरीयता देकर के देगा और एक को सेकंड वरीयता देकर के वोट देगा। ठीक है, ये चीज करेगा। तो जितने भी सांसद और विधायक हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से वरीयता क्रम में वोट देंगे। ठीक है, और इस तरीके के सिस्टम को ही एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कह सकते हैं, इसको बोला जाता है। तो एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो है वो चाहे संसद के दोनों सदनों और इसके अलावा चाहे वो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य हों, वो लोग जब वोट देने जाएंगे तो वो दोनों को वोट देंगे। हाँ, बस ये है कि किसी को फर्स्ट नंबर का वोट, किसी को सेकंड वरीयता देकर के वोट वो देंगे। इस चीज को याद रखना। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। आखिर ये अप्रत्यक्ष कैसे माना जाएगा? अप्रत्यक्ष इसलिए मानते हैं चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता सीधे जो है निर्वाचन में शामिल नहीं होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता अप्रत्यक्ष तरीके से शामिल होती है। कैसे? जो देश की जनता है उसने क्या किया कि विधायकों को वोट देकर के जिताया, अर्थात उन्होंने उनको विधानसभा में पहुंचाया। देश की जनता ने सांसदों को संसद भवन पहुंचाया वोट दे करके। अब ये सांसद और विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे, अर्थात जनता शामिल है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन प्रत्यक्ष तरीके से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से शामिल है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सांसद का निर्वाचन कैसे होता है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन कैसे हो सकता है, विधायक का निर्वाचन कैसे हो सकता है, तो ये प्रत्यक्ष तरीके से होता है क्योंकि जनता सीधे इनके चुनाव में वोट देती है। ठीक है, ये चीज आप समझते रहिए। इसके अलावा गुप्त मतदान द्वारा, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदान दिया जाएगा वो गुप्त होता है, किसी को हम दिखा नहीं सकते हैं। ये चीज भी, और दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस वजह से इसे जो मतदान है राष्ट्रपति का वो गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। एक चीज तो यहाँ पर एक चीज आपको और मैं बता दूं कि मत वैल्यू, जो वोट की वैल्यू है उसको निकालने का क्या तरीका है, कैसे सांसदों और विधायकों की वोट वैल्यू को निकाला जाता है। हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करें एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? उस राज्य की कुल जनसंख्या, अर्थात राज्य में जितनी जनसंख्या होगी भाग दे देंगे किसका? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य और इनका गुणा कर देंगे 1000 के साथ में, अर्थात 1/1000, ऐसा भी कर सकते। तो ये फार्मूला बना जा करके एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा? राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देना पड़ेगा किसका? राज्य की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित जो सदस्य हैं उनका, और 1000 का गुणा करके हम जनसंख्या में भाग दे देंगे। तो जो यहाँ पर उत्तर आएगा वो क्या होगा कि एक विधायक का मत मूल्य होगा। दोस्तों 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है वो होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हो या जितने भी निर्वाचन होते हैं वो सभी की जनगणना 1971 की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये व्यवस्था कब तक जारी रहेगी? ये व्यवस्था जो है 2026 तक जारी रहेगी। 2026 तक जारी रहेगी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये व्यवस्था
2026 तक, 2026 के बाद नया परिसीमन होगा, जो भी जनगणना होगी, दूसरी जनगणना होगी, उसको फिर शामिल किया जाएगा उस जनसंख्या को। ठीक है, चूंकि सीटों का आवंटन भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर जितनी ज़्यादा संख्या होगी वहां सीटों की संख्या भी अधिक होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पहले से ही क्यों ली जा रही हैं, क्योंकि जो साउथ इंडियन जितने भी राज्य हैं, दक्षिण भारतीय राज्य हैं, उन लोगों का कहना यह है कि हमारी जनसंख्या कम है। हमने एक तो जनसंख्या को कम किया है, और अगर आप बाद की जनसंख्याओं से, बाद की जनगणनाओं से अगर आप ये मत वैल्यू निकालोगे तो हमें तो नुकसान होगा, क्योंकि हमारे राज्यों की जनसंख्या कम है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ये जो राज्य हैं, इन्होंने जनसंख्या में काफ़ी हद तक तीव्रता से वृद्धि की है, काफ़ी तेज़ वृद्धि की है, तो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब इनके विधायक का मत मूल्य जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्थात एक अच्छा काम करते हुए एक तो जनसंख्या नियंत्रण किया हमने, और दूसरी चीज़ इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़े। और ये एक कारण है जिसकी वजह से 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही किसी विधायक और सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। ओके, और ये व्यवस्था 2026 तक रहेगी हमेशा, ये बात भी संविधान संशोधन करके लिख दी गई है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक विधायक का मत मूल्य है। बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 8,38,39,405, ऐसे करके जनसंख्या थी 8,38,39,405। ये जनसंख्या कब थी? 1971 में। आप सोचिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो लगभग 19 करोड़ के बाद कुछ निकलती है जा करके, है ना। जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से कम नहीं होगी। ठीक है, तो अब इनकी जनसंख्या इतनी तेज बढ़ रही है, इसलिए तो अब अगर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत मूल्य की बात की जाएगी तो अब पूरा वो यही करना पड़ेगा, ये जो जनसंख्या है इस पे भाग देना पड़ेगा 403 का। वो सब नहीं मैं करना चाहूँगा, आप कर लीजिएगा इसी पे आप भाग दे करके। तो ये सारा भाग देने के बाद आएगा 208, अर्थात एक विधायक का जो मत मूल्य होगा, एक विधायक का मत मूल्य। और ये विधायक कहाँ का? ये विधायक होगा यूपी का। ठीक है, ये यूपी के विधायक का मत मूल्य है। अब सोचिए अगर टोटल कर दिया जाए तो 403 का इस पे गुणा कर दीजिए, 403 का गुणा कर देंगे तो टोटल जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सभी का मत मूल्य निकल आएगा। ये तो एक विधायक का मत मूल्य हो गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये चीज़, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात की जाए एक सांसद के मत मूल्य की, एक सांसद के अगर हम मत मूल्य की बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे? एक सांसद के मत मूल्य को निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि सभी राज्यों के निर्वाचित, अर्थात कहाँ के? विधानसभाओं के, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य का योग बटे दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अगर ये हम करेंगे तो देखिए यहाँ कितना है, आप अगर देखेंगे तो 545 और इधर 243, तो 538 233 रहेगा। 538 437 527, मतलब यहाँ 778 का जो है वो भाग दिया जाएगा। जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य, अर्थात सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग जो आएगा उस पे हम इन 778 का भाग दे देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक इस चीज़ को आप समझिए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि मतगणना कैसे होती है, तो मतगणना के लिए न्यूनतम जो कोटा होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो न्यूनतम कोटा होता है वो कितना होता है? वो होता है कुल पड़े वैध मतों की संख्या बटे 2+1, अर्थात यहां जितने भी वैध मत पड़े होंगे उन वैध मतों में 2 का भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे, और जितना आएगा
वो समझ लीजिए कि एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा है, कम से कम न्यूनतम कोटा प्राप्त करना चाहिए, तब कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50 लोग जो हैं वो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 लोग जो हैं वो समर्थक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए, अर्थात और ये दोनों एक ही ना हो कि वही 50 समर्थक ही 50 प्रस्तावक बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। 50 जो प्रस्तावक हैं वो अलग और 50 जो समर्थन करने वाले वो अलग। ये इतने 100 लोग जब किसी का अनुमोदन करें, ये 50 अनुमोदन करने वाले और ये प्रस्तावक, ये जब करेंगे किसी उम्मीदवार के साथ ऐसा, तब वो उम्मीदवार राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है? जमानत राशि होती है दोस्तों 15,000 रुपये। और ये जमानत राशि जब जब्त होती है तो कहाँ पर जाती है? तो ये आरबीआई के खाते में जाती है। इस चीज़ को भी याद रखना। ये 15,000 की राशि जब जब्त होती है, अब जब्त कैसे होगी? कुल पड़े वैध मतों का अगर किसी उम्मीदवार ने 1/6 मत प्राप्त नहीं किए, अर्थात जितनी वोटिंग हुई है उस वोटिंग में कम से कम 1/6 जो मत हैं, वोट हैं, वो कोई उम्मीदवार पाएगा, तब तो ठीक है, वरना उसकी जो 15,000 की जमानत राशि है वो जब्त होकर के आरबीआई के खाते में चली जाती है। इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 55 तक की यहाँ पर बात की और ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया। मैं चाह नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा लंबा हो, हालांकि ठीक है। अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।